बेटू, प्लासी की लड़ाई के बारे में क्या जानकारी है आपको? प्लासी की लड़ाई के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप बताइए। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों की अपने देश में कब शुरुआत हुई, इसकी जानकारी है? कौन सी शताब्दी में आए? अंग्रेज़ इंडिया में 16th सेंचुरी में आए थे। एज अ मर्चेंट बिजनेसमैन आए थे। ओके। प्लासी की लड़ाई 1757 में बंगाल में हुई। प्लासी पड़ता है नादिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास, गंगा नदी के किनारे। जो गंगा नदी अपने उत्तर प्रदेश बिहार से होती हुई जाती है, तो वो वहाँ पर पड़ता है। 1957 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों का बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें नवाब हार गया था। क्लाइव ने उसके जो सेनापति थे मीर जाफ़र, उन्हें अपने पक्ष में मिला लिया, और जो जगह सेठ वगैरह कौन कौन काफ़ी लोग थे, तो उनको अपने पक्ष में मिला लिया और वो नवाब को हरा दिया। वहाँ से अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में होती है। वो चीज़ बड़ी लड़ाई की है, मतलब कि लड़ाइयों का इतिहास तो अपना बहुत है, पूरा इतिहास ही भरा पड़ा है, लेकिन वो लड़ाइयाँ जिनसे शासन व्यवस्था बदली है, उनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि तराइन की लड़ाई, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। उसमें पृथ्वीराज के हारने के बाद यहाँ पर तुर्की सल्तनत काल स्टार्ट हुआ, तुर्की शासन की शुरुआत हुई। इसके बाद आगे चलते हैं तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, जिसमें बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इससे मुग़ल काल की शुरुआत होती है। इब्राहिम लोदी हार जाता है और दिल्ली पर मुग़ल शासक स्थापित होता है। इसके बाद तीसरी लड़ाई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत हुई, वो प्लासी की लड़ाई है। तो प्लासी की लड़ाई से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और इन 3 लड़ाइयों से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी का हो, हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इन लड़ाइयों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखो, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कि जो डीप बोला जाए कि इतिहास तो बहुत है पढ़ने को, 4000 साल का इतिहास है, लेकिन जिन पॉइंट्स पे ज़्यादा गहराई से वॉच करना है, वो ये फैक्ट है। जैसे एक कहा जाए कि एक गैस पेपर आपको मिल जाए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल जाएं, जो होता है ना, तो उससे अपना रास्ता आसान हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं कि इन लड़ाइयों से जहाँ से शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई है, तो इन लड़ाइयों पर विशेष फोकस रहता है एग्जामिनर्स का। पेपर सेटर जो होते हैं तो वो ज़रूर करते हैं। तो आपको जब भी इस पे करना है, ध्यान से डिटेल फैक्ट कलेक्ट करना है। प्लस प्लासी की लड़ाई के बारे में एक घटना और है, जो स्टोरी है कि प्लासी की लड़ाई कैसे अंग्रेज़ जीते, उससे पहले क्या हुआ, बंगाल में अंग्रेज़ों की शुरुआत कैसे हुई। क्योंकि उस लड़ाई से अंग्रेज़ों के यहाँ पे पैर जमे, उसके बाद वो व्यापारी से शासक बने। तो उस लड़ाई के कई पहलू हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। एक बहुत बड़ी स्टोरी है कि राष्ट्रवाद कहाँ पर काम आता है। राष्ट्रवाद अगर ना हो तो दिक्कतें कैसी होती हैं, अगर राष्ट्रवाद होता तो दिक्कतें जो आई वो नहीं आती। इस चीज़ पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए थैंक यू। ओके। तो आज अपन को किस टॉपिक पे चर्चा करनी है? कल अपन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में बोला था कि ये लड़ाई हुई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में हुई, वो व्यापारी से शासक बने। प्लासी की लड़ाई की अगर आप नेट पर देखोगे और किताबों में पढ़ोगे तो कई तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में एनसीईआरटी कुछ पढ़ाती है, नेट पर अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की है। जैसे कि अंग्रेज़ों का ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी भी भारत की, मतलब जो नवाब था उसकी ओर से लड़े। हम इतने महान थे कि हमने फ्रांसीसियों को भी उसमें हराया। जबकि नवाब का और उनका ये कहना रहता है कि मीर जाफ़र वगैरह जो उसके वो थे, वो उधर मिल गए जाके। पूरे एक तरह से जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने गद्दारी की, जिस वजह से वो। इसके अलावा एक स्टोरी और डेवलप होती है, जिसमें से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती कि राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी होता है। वो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। आपके लिए ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको भी गहरे गहरे फैक्टों पर नहीं जाना, वो गलत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक मोटा बड़े पैमाने पर जो
मिश्रित चीज़ निकल कर आती है, वो उस पर ध्यान दो कि स्टोरी कैसे चलती है, बंगाल में आखिर में हुआ क्या। क्योंकि इस लड़ाई से क्वेश्चन बनते हैं, और ये अगर ये आपके माइंड में अभी से डेवलप होगी तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखते हैं कि बंगाल में जैसे दिल्ली में औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब का शासन 1707 तक रहा। तो उस दौरान बंगाल औरंगज़ेब के उसमें था। औरंगज़ेब ने ही 1701 में वहाँ पर मुर्शीद अली खां शायद ऐसा कोई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। आगे चल के औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई, और उसके बाद जो शासक रहे वो कमज़ोर रहे। तो बंगाल जो कि समृद्धशाली था, तो उसने अपनी पूरे कंट्रोल में ले लिया। और 1713 में बंगाल मुग़ल सल्तनत से साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था। इस मुग़ल साम्राज्य के जो पतन में स्टेटें बनी, जो राज्य बने, उनका थोड़ा सा एक और व्यू देते हैं कि 1713 में बंगाल, 1714 में फर्रुखाबाद, और 1720 में कर्नाटक, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, 1727 में रोहिलखंड, 1740 में भरतपुर जो जाटों की स्टेट थी, और उसके बाद 1761 में मैसूर। तो जैसे ये पार्ट कटते गए, इससे मुग़ल सल्तनत साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ा। मुर्शीद कुली खां को नवाब बनाया। उसके बाद और नवाब आए, और 1757 की लड़ाई के समय वहाँ पर सिराजुद्दौला था। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था, तो सिराजुद्दौला का उसमें उसके जो आसपास लोग थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया था उसको। नवाब मतलब उसे अपने आसपास के लोगों से चैलेंज मिलता था, तो उनसे वो बहुत परेशान था। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ सशक्त होते जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में पहली जो लड़ाई हुई जिसमें काल कोठरी घटना है, एक कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। 150 के आसपास कुछ अंग्रेज़ थे, महिलाएं, बच्चे। गर्मियों की जो जून की गर्मी थी, उसके बाद अगले दिन खोला तो उसमें से कुछ 20-25 ही जिंदा बचे, और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे उस घटना में कहते हैं कि नवाब के सैनिकों से मार खा पी कर ये क्लाइव और इनके जो लोग थे, ये जैसे तैसे पानी के जहाज़ में बैठ के मद्रास प्रेसिडेंसी पहुँचे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों की 3 गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो वो अंग्रेज़ों का अधीन थी। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने रिपोर्ट फाइल की कि ऐसे ऐसे बंगाल चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो जवाब आया उसको कि आप बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट अगर छोड़ते हो, आपकी वजह से हारे हैं, अगर इस स्टेट को हारते हो, पूरा नहीं जीतते हो, तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आपको आजीवन राज सहारा मरुस्थल में और अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। वो कुल मिला के कहने का कि वो बहुत डरा हुआ था कि बंगाल में वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको बहुत तगड़ी मार पड़ी थी। लेकिन चूँकि उसको इस तरीके से धमकी मिलती है और उसका कैरियर बर्बाद करने की सब चीज़ें बोली जाती है, तो वो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ सैनिक लेता है। वहाँ से उसे सैनिक मिल जाते हैं और उनको लेकर पुनः बंगाल में आता है। कुछ 500-700 सैनिक थे। अब बंगाल में आकर यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। जो उसके पुराने सोर्स थे, जो नवाब के विरोधी लोग थे, उनसे मिलके इंटरली अंदरूनी उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है। जैसे नवाब प्लासी की लड़ाई में जो नवाब का सेनापति था वो मीर जाफ़र, वज़ीर कहते हैं, वज़ीर, तो वो नवाब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ऐसे ही वहाँ के जो दीवान वगैरह जो बड़े बड़े मोटे लोग थे, कहा जाए कि नवाब के जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब उसने अपनी ओर में ला लिए। इसके बाद वो
कल प्लासी की लड़ाई के लिए चलता है, तो उस समय कलकत्ता की आबादी जो थी वो ऐसा कहते हैं कि 50,000 से 1 लाख के आसपास कुछ रही होगी, इस तरीके का ज़्यादा फिगर भी हो सकता है। तो चूँकि अंग्रेज़ जो आर्मी थी वो उनकी ड्रेस तो रंग बिरंगी रहती ही थी, जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, और इसके अलावा वो ड्रम की बीट पर चलते थे, जैसे आप अपने स्कूलों में चलते हो, परेड करते हो ना, ड्रम बजता रहता है डाब डाब, उस तरीके से तो वो उसकी बीट पे चलते थे। एक मैगपाई बैंड और आता है उसको बजाते हुए, तो वो एक उनका एक सैनिकों में जोश बनने का वो तरीका रहता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कलकत्ता के आसपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो उन्हें देख के खुश होने लगे, सीटियाँ बजाने लगे कि देखो अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, पागल से हो गए हैं, उनकी जैसी मिमिक्री करने लगे, चला करें वहाँ पर एक दो एक उनके बगल बगल से, इस तरीके से। जब ये चीज़ क्लाइव ने देखी, वो चूँकि पीछे चल रहा था, उसको पता चला इस चीज़ का कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं तो वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो लड़ाई जीत गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी लड़ाई जीतने के बाद, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मेरे सैनिक बहुत डरे हुए थे, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था, उसके बाद भी चूँकि पहले हार चुके थे, उसके बाद हमारे सैनिक इतने डरे थे कि वो बंगाल में उलझना नहीं चाहते थे जाके बिल्कुल भी। लेकिन उस घटना से जो चीज़ हमें समझ में आई, जो चीज़ सामने आई, उससे कन्फर्म हो गया था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि हमारे सैनिकों का जो मेन डर था वो नवाब की सेना ना होके बंगाल के वो लोकल के लोग थे। उन्हें ये डर था कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम जहाँ जाके जिस नवाब के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके सैनिकों के अलावा उस जगह पर 1 से 2 लाख लोग हैं, और हम चूँकि आज नवाब को हराएंगे, कल उन्हीं पर शासन करेंगे हमारी, और चूँकि हमारी शासन व्यवस्था पहले लोगों ने देख भी ली है, तो वो क्यों नहीं हमारा प्रतिकार करेंगे, वो हमसे ज़रूर लड़ेंगे आकर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमने देखी कि वो जो लोकल के लोग हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बोले यही वो मोमेंट था जिस पर हमारे सैनिकों को पहली बार लगा कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और बोले उसने स्पष्ट लिखा है, ऐसा कहते हैं कि मुझे तरस आता है बंगाल के उस नवाब पर कि उसने काश अपने लोगों में देशभक्ति का एक बीज भी रोपा होता, कि ये जो लोग हमें देख के खुशी मना रहे थे, ये हमारे सैनिकों को मारते नहीं, डंडे से नहीं मारते, पत्थर से नहीं मारते, केवल कतारबद्ध खड़े होकर हाथ बंद करके गुस्से में घूर लेते, हमारे सैनिक वहीं से सरेंडर कर देते, इतने डरे हुए सैनिक थे। लेकिन चूंकि वो बंगाल के लोग, उन्हें उस लड़ाई से मतलब ही नहीं था। इसका जिक्र आप देखना, अटल जी को कभी सुनना, उनकी कविताओं में भी ऐसा रहता है, वो कहते हैं कि बंगाल की लड़ाई में देश के भाग्य का फैसला होने वाला था, लेकिन उसमें पूरा देश शामिल ही नहीं था। मोस्टली लोग एक देख रहे थे बाहर खड़े हो गए कि दो में से कौन जीतेगा, लड़ाई हो रही है तो दो में से कौन जीतेगा, जबकि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि ये अंग्रेज़ आज इसको हरा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। और बाकी में उस लड़ाई के बाद फिर जो हुआ, बंगाल की दुर्गति, वहाँ के लोगों की दुर्गति, उसके किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति ब्राइट कॉन्टेस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा पहलू है, इसमें कई चीज़ें समझ आती हैं। आपको हर हाल में देशभक्ति को बनाए रखना है। जैसे उस समय अगर कहा जाए कि नवाब से लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने नवाब की जगह पर अंग्रेज़ों को वरीयता दी, जो कि खुद में इतने बड़े शोषक निकले, और उनके काम पहले से भी सिद्ध हो रहे थे कि ये बहुत बड़े शोषक हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरीके का काम कर दिया। इस चीज़ से जो सबक मिलते हैं वो कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली ऐसी जो घटनाएं हैं, इनको आप निबंध के रूप में यूज कर सकते हो।
जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में इन फैक्ट्स को डाल सकते हो। उसके बाद बंगाल की जो स्थिति हुई वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक अंग्रेज़ ही रहे हैं जॉन सुलिवन करके, उन्होंने उसके संबंध में कमेंट भी लिखा है कि हमारी व्यवस्था है कुछ इस तरीके की है कि गंगा के तटों से अच्छी चीज़ों को सोख लेती है उस स्पंज की तरह, और टेम्स के तटों पर जाकर निचोड़ देती है। टेम्स नदी जानते हो? टेम्स लंदन में रहने वाली हूँ। लंदन में, जैसे अपने लिए गंगा का महत्व है ना, गंगा के आसपास कहते हैं 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं, और उस समय की जो खेती आधारित व्यवस्था थी उसमें उत्पादकता का सबसे बढ़िया सोर्स वही था। तो बोले यहाँ सर, यहाँ के तटों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो स्पंज में सूख ली और उन्हें जाके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा 2-3 बार रिक्रिएट करना, बोलने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको सुनाया ना, आप भी इसको सुनाने की कोशिश करना, तो ये स्टोरी आपको डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आगे चल के जब और इस पर डीप तैयारी करोगे तो इसमें फिर फैक्ट्स डाल लोगे, तारीखें, और कौन नवाब, कौन क्या, कौन शासक, कौन प्रशासक, वो फैक्ट, उससे ही वो सोर्स बन जाता है। ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। प्लासी की लड़ाई 3 शब्दों 3 मार्कर होता है, ऐसे करके तो उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज अपन को किस टॉपिक पे चर्चा करनी है? कल अपन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में बोला था कि प्लासी की लड़ाई हुई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में हुई, वो व्यापारी से शासक बने। प्लासी की लड़ाई की अगर आप नेट पर देखोगे और किताबों में पढ़ोगे तो कई तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में एनसीईआरटी कुछ पढ़ाती है, नेट पर अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की है। जैसे कि अंग्रेज़ों का ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी भी भारत की, मतलब जो नवाब था उसकी ओर से लड़े, हम इतने महान थे कि हमने फ्रांसीसियों को भी उसमें हराया। जबकि नवाब का और उनका ये कहना रहता कि मीर जाफ़र वगैरह जो उसके वो थे, वो उधर मिल गए जाके, पूरे एक तरह से जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने गद्दारी की, जिस वजह से वो। इसके अलावा एक स्टोरी और डेवलप होती है जिसमें से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती कि राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी होता है। वो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। आपके लिए ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको भी गहरे गहरे फैक्टों पर नहीं जाना, वो गलत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक मोटा बड़े पैमाने पर जो मिश्रित चीज़ निकल कर आती है वो उस पर ध्यान दो कि स्टोरी कैसे चलती है, बंगाल में आखिर में हुआ क्या, क्योंकि इस लड़ाई से क्वेश्चन बनते हैं। और ये अगर ये आपके माइंड में अभी से डेवलप होगी तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखते हैं कि बंगाल में जैसे दिल्ली में औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब का शासन 1707 तक रहा, तो उस दौरान बंगाल औरंगज़ेब के उसमें था। औरंगज़ेब ने ही 1701 में वहाँ पर मुर्शीद अली खां शायद ऐसा कोई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। आगे चल के औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई और उसके बाद जो शासक रहे वो कमज़ोर रहे, तो बंगाल जो कि समृद्धशाली था तो उसने अपनी पूरे कंट्रोल में ले लिया। और 1713 में बंगाल मुग़ल सल्तनत से साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था। इस मुग़ल साम्राज्य के जो पतन में स्टेटें बनी, जो राज्य बने, उनका थोड़ा सा एक और व्यू देते हैं कि 1713 में बंगाल, 1714 में फर्रुखाबाद, और 1720 में कर्नाटक, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, 1727 में रोहिलखंड, 1740 में भरतपुर,
जो जाटों की स्टेट थी, और उसके बाद 1761 में मैसूर। तो जैसे ये पार्ट कटते गए, इससे मुग़ल साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ा। मुर्शिद कुली खां को नवाब बनाया। उसके बाद और नवाब आए, और 1757 की लड़ाई के समय वहाँ पर सिराजुद्दौला था। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था तो सिराजुद्दौला का उसमें उसके जो सब आसपास लोग थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया था उसको। नवाब मतलब उसे अपने आसपास के लोगों से चैलेंज मिलता था, तो उनसे वो बहुत परेशान था। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ सशक्त होते जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में पहली जो लड़ाई हुई जिसमें काल कोठरी घटना है, एक कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। 150 के आसपास कुछ अंग्रेज़ थे, महिलाएं, बच्चे। गर्मियों की जो जून की गर्मी थी, उसके बाद अगले दिन खोला तो उसमें से कुछ 20-25 ही जिंदा बचे और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे उस घटना में कहते हैं कि नवाब के सैनिकों से मार खा पी कर ये क्लाइव और इनके जो लोग थे, ये जैसे तैसे पानी के जहाज़ में बैठ के मद्रास प्रेसिडेंसी पहुँचे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों की 3 गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो वो अंग्रेज़ों का अधीन थी। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने रिपोर्ट फाइल की कि ऐसे ऐसे बंगाल चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो जवाब आया उसको कि आप बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट अगर छोड़ते हो, आपकी वजह से हारे हैं, अगर इस स्टेट को हारते हो, पूरा नहीं जीतते हो, तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आपको आजीवन राज सहारा मरुस्थल में और अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। वो कुल मिला के कहने का कि वो बहुत डरा हुआ था कि बंगाल में वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको बहुत तगड़ी मार पड़ी थी। लेकिन चूँकि उसको इस तरीके से धमकी मिलती है और उसका कैरियर बर्बाद करने की सब चीज़ें बोली जाती है, तो वो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ सैनिक लेता है, वहाँ से तो सैनिक मिल जाते हैं और उनको लेकर पुनः बंगाल में आता है। कुछ 500-700 सैनिक थे। अब बंगाल में आकर यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। जो उसके पुराने सोर्स थे, जो नवाब के विरोधी लोग थे, उनसे मिलके इंटरली अंदरूनी अंदरूनी उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है। जैसे नवाब प्लासी की लड़ाई में जो नवाब का सेनापति था वो मीर जाफ़र, वज़ीर कहते हैं, वज़ीर, तो वो नवाब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ऐसे ही वहाँ के जो दीवान वगैरह जो बड़े बड़े मोटे लोग थे, कहा जाए कि नवाब के जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब उसने अपनी ओर में ला लिए। इसके बाद वो कल प्लासी की लड़ाई के लिए चलता है। तो उसमें कलकत्ता की आबादी जो थी वो ऐसा कहते हैं कि 50,000 से 1 लाख के आसपास कुछ रही होगी, इस तरीके का, ज़्यादा फिगर भी हो सकता है। तो चूँकि अंग्रेज़ जो आर्मी थी वो उनकी ड्रेस तो रंग बिरंगी रहती ही थी, जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, और इसके अलावा वो ड्रम की बीट पर चलते थे। जैसे आप अपने स्कूलों में चलते हो, परेड करते हो ना, ड्रम बजता रहता है, डाब डाब, उस तरीके से। तो वो उसकी बीट पे चलते थे। एक मैगपाई बैंड और आता है उसको बजाते हुए। तो वो एक उनका एक सैनिकों में जोश भरने का वो तरीका रहता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कलकत्ता के आसपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो उन्हें देख के खुश होने लगे, सीटियाँ बजाने लगे कि देखो अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, पागल से हो गए हैं। उनकी जैसी मिमिक्री करने लगे, चला करें वहाँ पर एक दो, एक उनके बगल बगल से, इस तरीके से। जब ये चीज़ क्लाइव ने देखी, वो चूँकि पीछे चल रहा था, उसको पता चला इस चीज़ का कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं तो वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो लड़ाई जीत गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी लड़ाई जीतने के बाद, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मेरे सैनिक बहुत डरे हुए थे, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था। उसके बाद भी चूँकि पहले हार चुके थे, उसके बाद हमारे सैनिक इतने डरे थे कि वो बंगाल में उलझना नहीं चाहते थे जाके बिल्कुल भी। लेकिन उस घटना से
जो चीज़ हमें समझ में आई, जो चीज़ सामने आई, उससे कंफर्म हो गया था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि हमारे सैनिकों का जो मेन डर था वो नवाब की सेना ना होके बंगाल के वो लोकल के लोग थे। उन्हें ये डर था कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम जहाँ जाके जिस नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके सैनिकों के अलावा उस जगह पर 1 से 2 लाख लोग हैं, और हम चूँकि आज नवाब को हराएंगे, कल उन्हीं पर शासन करेंगे हमारी, और चूँकि हमारी शासन व्यवस्था पहले लोगों ने देख भी ली है, तो वो क्यों नहीं हमारा प्रतिकार करेंगे, वो हमसे ज़रूर लड़ेंगे आकर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमने देखी कि वो जो लोकल के लोग हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बोले यही वो मोमेंट था जिस पर हमारे सैनिकों को पहली बार लगा कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और बोले उसने स्पष्ट लिखा है, ऐसा कहते हैं कि मुझे तरस आता है बंगाल के उस नवाब पर कि उसने काश अपने लोगों में देशभक्ति का एक बीज भी रोपा होता, कि ये जो लोग हमें देख के खुशी मना रहे थे, ये हमारे सैनिकों को मारते नहीं, डंडे से नहीं मारते, पत्थर से नहीं मारते, केवल कतारबद्ध खड़े होकर हाथ बंद करके गुस्से में घूर लेते, हमारे सैनिक वहीं से सरेंडर कर देते। इतने डरे हुए सैनिक थे। लेकिन चूंकि वो बंगाल के लोग, उन्हें उस लड़ाई से मतलब ही नहीं था। इसका जिक्र आप देखना, अटल जी को कभी सुनना, उनकी कविताओं में भी ऐसा रहता है। वो कहते हैं कि बंगाल की लड़ाई में देश के भाग्य का फैसला होने वाला था, लेकिन उसमें पूरा देश शामिल ही नहीं था। मोस्टली लोग एक देख रहे थे बाहर खड़े होकर कि दो में से कौन जीतेगा, लड़ाई हो रही है तो दो में से कौन जीतेगा, जबकि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि ये अंग्रेज़ आज इसको हरा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। और बाकी में उस लड़ाई के बाद फिर जो हुआ, बंगाल की दुर्गति, वहाँ के लोगों की दुर्गति, उसके किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति ब्राइट कॉन्टेस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा पहलू है, इसमें कई चीज़ें समझ आती हैं। आपको हर हाल में देशभक्ति को बनाए रखना है। जैसे उस समय अगर कहा जाए कि नवाब से लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने नवाब की जगह पर अंग्रेज़ों को वरीयता दी, जो कि खुद में इतने बड़े शोषक निकले, और उनके काम पहले से भी सिद्ध हो रहे थे कि ये बहुत बड़े शोषक हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरीके का काम कर दिया। इस चीज़ से जो सबक मिलते हैं वो कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली ऐसी जो घटनाएं हैं, इनको आप निबंध के रूप में यूज कर सकते हो। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में इन फैक्ट्स को डाल सकते हो। उसके बाद बंगाल की जो स्थिति हुई वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक अंग्रेज़ ही रहे हैं जॉन सुलिवान करके, उन्होंने उसके संबंध में कमेंट भी लिखा है कि हमारी व्यवस्था है कुछ इस तरीके की है कि गंगा के तटों से अच्छी चीज़ों को सोख लेती है उस स्पंज की तरह, और टेम्स के तटों पर जाकर निचोड़ देती है। टेम्स नदी जानते हो? टेम्स लंदन में रहने वाली लंदन में, जैसे अपने लिए गंगा का महत्व है ना, गंगा के आसपास कहते हैं 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं, और उस समय की जो खेती आधारित व्यवस्था थी उसमें उत्पादकता का सबसे बढ़िया सोर्स वही था। तो बोले यहाँ सर, यहाँ के तटों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो स्पंज में सूख ली और उन्हें जाके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा 2-3 बार रिक्रिएट करना, बोलने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको सुनाया ना, आप भी इसको सुनाने की कोशिश करना, तो ये स्टोरी आपको डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आगे चल के जब और इस पर डीप तैयारी करोगे तो इसमें फिर फैक्ट्स डाल लोगे, तारीखें हैं, और कौन नवाब, कौन क्या, कौन शासक, कौन प्रशासक, वो फैक्ट, उससे ही वो सोर्स बन जाता है। ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। प्लासी की लड़ाई 3 शब्दों 3 मार्कर होता है, ऐसे करके तो उनमें पूछे जाते हैं।
ठीक है, थैंक यू। तो आज अपन को किस टॉपिक पे चर्चा करनी है। कल अपन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में बोला था कि ये लड़ाई हुई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में हुई, वो व्यापारी से शासक बने। प्लासी की लड़ाई की अगर आप नेट पर देखोगे और किताबों में पढ़ोगे तो कई तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में एनसीईआरटी कुछ पढ़ाती है, नेट पर अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की है। जैसे कि अंग्रेज़ों का ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी भी भारत की मतलब जो नवाब था उसकी ओर से लड़े, हम इतने महान थे कि हमने फ्रांसीसियों को भी उसमें हराया। जबकि नवाब का और उनका ये कहना रहता कि मीर जाफ़र वगैरह जो उसके वो थे वो उधर मिल गए जाके, पूरे एक तरह से जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने गद्दारी की जिस वजह से वो। इसके अलावा एक स्टोरी और डेवलप होती है जिसमें से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती कि राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी होता है। वो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। आपके लिए ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि आपको भी गहरे गहरे फैक्टों पर नहीं जाना, वो गलत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक मोटा बड़े पैमाने पर जो मिश्रित चीज़ निकल कर आती है वो उस पर ध्यान दो कि स्टोरी कैसे चलती है, बंगाल में आखिर में हुआ क्या। क्योंकि इस लड़ाई से कुछ बनते हैं और ये अगर ये आपके माइंड में अभी से डेवलप होगी तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखते हैं कि बंगाल में जैसे दिल्ली में औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब का शासन 1707 तक रहा। तो उस दौरान बंगाल औरंगज़ेब के उसमें था। औरंगज़ेब ने ही 1701 में वहाँ पर मुर्शीद अली खां शायद ऐसा कोई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। आगे चल के औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई और उसके बाद जो शासक रहे वो कमज़ोर रहे, तो बंगाल जो कि समृद्धशाली था तो उसने अपनी पूरे कंट्रोल में ले लिया। और 1713 में बंगाल मुग़ल सल्तनत से साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था। इस मुग़ल साम्राज्य के जो पतन में स्टेटें बनी, जो राज्य बने, उनका थोड़ा सा एक और व्यू देते हैं कि 1713 में बंगाल, 1714 में फर्रुखाबाद और 1720 में कर्नाटक, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, 1727 में रोहिलखंड, 1740 में भरतपुर जो जाटों की स्टेट थी, और उसके बाद 1761 में मैसूर। तो जैसे ये पार्ट कटते गए, इससे मुग़ल सल्तनत साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ा। मुर्शीद कुली खां को नवाब बनाया, उसके बाद और नवाब आए और 1757 की लड़ाई के समय वहाँ पर सिराजुद्दौला था। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला का उसमें उसके जो आसपास लोग थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया था उसको। नवाब मतलब उसे अपने आसपास के लोगों से चैलेंज मिलता था, तो उनसे वो बहुत परेशान था। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ सशक्त होते जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में पहली जो लड़ाई हुई जिसमें काल कोठरी घटना है, एक कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। 150 के आसपास कुछ अंग्रेज़ थे, महिलाएं, बच्चे। गर्मियों की जो जून की गर्मी थी, उसके बाद अगले दिन खोला तो उसमें से कुछ 20-25 ही जिंदा बचे और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे उस घटना में कहते हैं कि नवाब के सैनिकों से मार खा पी कर ये क्लाइव और इनके जो लोग थे, ये जैसे तैसे पानी के जहाज़ में बैठ के मद्रास प्रेसिडेंसी पहुँचे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों की 3 गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो वो अंग्रेज़ों का अधीन थी। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने रिपोर्ट फाइल की कि ऐसे ऐसे बंगाल चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो जवाब आया उसको कि आप बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट अगर छोड़ते हो, आपकी वजह से हारे हैं, अगर इस स्टेट को हारते हो, पूरा नहीं जीतते हो,
तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आपको आजीवन सहारा मरुस्थल में और अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। वो कुल मिला के कहने का कि वो बहुत डरा हुआ था कि बंगाल में वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको बहुत तगड़ी मार पड़ी थी। लेकिन चूँकि उसको इस तरीके से धमकी मिलती है और उसका कैरियर बर्बाद करने की सब चीज़ें बोली जाती है, तो वो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ सैनिक लेता है, वहाँ से उसे सैनिक मिल जाते हैं और उनको लेकर पुनः बंगाल में आता है। कुछ 500-700 सैनिक थे। अब बंगाल में आकर यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। जो उसके पुराने सोर्स थे, जो नवाब के विरोधी लोग थे, उनसे मिल के इंटरली अंदरूनी उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है। जैसे नवाब प्लासी की लड़ाई में जो नवाब का सेनापति था, वो मीर जाफ़र, वज़ीर कहते हैं, वज़ीर, तो वो नवाब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ऐसे ही वहाँ के जो दीवान वगैरह जो बड़े बड़े मोटे लोग थे, कहा जाए कि नवाब के जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब उसने अपनी ओर में ला लिए। इसके बाद वो प्लासी की लड़ाई के लिए चलता है। तो उसमें कलकत्ता की आबादी जो थी वो ऐसा कहते हैं कि 50,000 से 1 लाख के आसपास कुछ रही होगी, इस तरीके का, ज़्यादा फिगर भी हो सकता है। तो चूँकि अंग्रेज़ जो आर्मी थी वो उनकी ड्रेस तो रंग बिरंगी रहती ही थी, जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, और इसके अलावा वो ड्रम की बीट पर चलते थे। जैसे आप अपने स्कूलों में चलते हो, परेड करते हो ना, ड्रम बजता रहता है डाब डाब, उस तरीके से, तो वो उसकी बीट पे चलते थे। एक मैगपाई बैंड और आता है उसको बजाते हुए, तो वो उनका एक सैनिकों में जोश बनने का वो तरीका रहता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कलकत्ता के आसपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो उन्हें देख के खुश होने लगे, सीटियाँ बजाने लगे कि देखो अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, पागल से हो गए हैं। उनकी जैसी मिमिक्री करने लगे, चला करें वहाँ पर एक उनके बगल बगल से, इस तरीके से। जब ये चीज़ क्लाइव ने देखी, वो चूँकि पीछे चल रहा था, उसको पता चला इस चीज़ का कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं तो वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो लड़ाई जीत गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी लड़ाई जीतने के बाद, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मेरे सैनिक बहुत डरे हुए थे, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था, उसके बाद भी चूँकि पहले हार चुके थे, उसके बाद हमारे सैनिक इतने डरे थे कि वो बंगाल में उलझना नहीं चाहते थे जाके बिल्कुल भी। लेकिन उस घटना से जो चीज़ हमें समझ में आई, जो चीज़ सामने आई, उससे कंफर्म हो गया था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि हमारे सैनिकों का जो मेन डर था वो नवाब की सेना ना होके बंगाल के वो लोकल के लोग थे। उन्हें ये डर था कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम जहाँ जाके जिस नवाब के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके सैनिकों के अलावा उस जगह पर 1 से 2 लाख लोग हैं, और हम चूँकि आज नवाब को हराएंगे, कल उन्हीं पर शासन करेंगे और चूँकि हमारी शासन व्यवस्था पहले लोगों ने देख भी ली है, तो वो क्यों नहीं हमारा प्रतिकार करेंगे, वो हमसे ज़रूर लड़ेंगे आकर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमने देखी कि वो जो लोकल के लोग हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बोले यही वो मोमेंट था जिस पर हमारे सैनिकों को पहली बार लगा कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और बोले उसने स्पष्ट लिखा है, ऐसा कहते हैं कि मुझे तरस आता है बंगाल के उस नवाब पर कि उसने काश अपने लोगों में देशभक्ति का एक बीज भी रोपा होता, कि ये जो लोग हमें देख के खुशी मना रहे थे, ये हमारे सैनिकों को मारते नहीं, डंडे से नहीं मारते, पत्थर से नहीं मारते, केवल कतारबद्ध खड़े होकर हाथ बंद करके गुस्से में घूर लेते, हमारे सैनिक वहीं से सरेंडर कर देते। इतने डरे हुए सैनिक थे। लेकिन चूँकि वो बंगाल के लोग, उन्हें उस लड़ाई से मतलब ही नहीं था। इसका जिक्र आप देखना, अटल जी को कभी सुनना, उनकी कविताओं में भी ऐसा रहता है। वो कहते हैं कि बंगाल की लड़ाई में देश के भाग्य का फैसला होने वाला था, लेकिन उसमें पूरा देश शामिल ही नहीं था। मोस्टली लोग ये देख रहे थे बाहर खड़े हो गए कि
दो में से कौन जीतेगा, लड़ाई हो रही है तो दो में से कौन जीतेगा, जबकि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि ये अंग्रेज़ आज इसको हरा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। और बाकी में उस लड़ाई के बाद फिर जो हुआ, बंगाल की दुर्गति, वहाँ के लोगों की दुर्गति, उसके किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति ब्राइट कॉन्टेस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा पहलू है, इसमें कई चीज़ें समा जाती हैं। आपको हर हाल में देशभक्ति को बनाए रखना है। जैसे उस समय अगर कहा जाए कि नवाब से लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने नवाब की जगह पर अंग्रेज़ों को वरीयता दी, जो कि खुद में इतने बड़े शोषक निकले, और उनके काम पहले से भी सिद्ध हो रहे थे कि ये बहुत बड़े शोषक हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरीके का काम कर दिया। इस चीज़ से जो सबक मिलते हैं वो कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली ऐसी जो घटनाएं हैं, इनको आप निबंध के रूप में यूज कर सकते हो। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में इन फैक्ट्स को डाल सकते हो। उसके बाद बंगाल की जो स्थिति हुई वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से एक अंग्रेज़ी रहे हैं जॉन सुलिवन करके, उन्होंने उसके संबंध में कमेंट भी लिखा है कि हमारी व्यवस्था है कुछ इस तरीके की है कि गंगा के तटों से अच्छी चीज़ों को सोख लेती है उस स्पंज की तरह, और टेम्स के तटों पर जाकर निचोड़ देती है। टेम्स नदी जानते हो? टेम्स लंदन में रहने वाली लंदन में, जैसे अपने लिए गंगा का महत्व है ना, गंगा के आसपास कहते हैं 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं, और उस समय की जो खेती आधारित व्यवस्था थी उसमें उत्पादकता का सबसे बढ़िया सोर्स वही था। तो बोले यहाँ सर, यहाँ के तटों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो स्पंज में सूख ली और उन्हें जाके टेम्स के तटों पर निचोड़ देते। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, और इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा 2-3 बार रिक्रिएट करना, बोलने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको सुनाया ना, आप भी इसको सुनाने की कोशिश करना, तो ये स्टोरी आपको डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आगे चल के जब और इस पर डीप तैयारी करोगे तो इसमें फिर फैक्ट्स डाल लोगे, तारीखें हैं, और कौन नवाब, कौन क्या, कौन शासक, कौन प्रशासक, वो फैक्ट, उससे ही वो सोर्स बन जाता है। ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है। प्लासी की लड़ाई 3 शब्दों 3 मार्कर होता है, ऐसे करके तो उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज अपन को किस टॉपिक पे चर्चा करनी है? कल अपन ने प्लासी की लड़ाई के बारे में बोला था कि ये लड़ाई हुई जिससे अंग्रेज़ों की शुरुआत भारत में हुई, वो व्यापारी से शासक बने। प्लासी की लड़ाई की अगर आप नेट पर देखोगे और किताबों में पढ़ोगे तो कई तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में NCERT कुछ पढ़ाती है, नेट पर अवेलेबिलिटी और सोर्सेज की है। जैसे कि अंग्रेज़ों का ये कहना है कि प्लासी की लड़ाई में फ्रांसीसी भी भारत की, मतलब जो नवाब था उसकी ओर से लड़े, हम इतने महान थे कि हमने फ्रांसीसियों को भी उसमें हराया। जबकि नवाब का और उनका ये कहना रहता कि मीर जाफ़र वगैरह जो उसके वो थे, वो उधर मिल गए जाके, पूरे एक तरह से जो बंगाल के बड़े बड़े लोग थे उन्होंने गद्दारी की, जिस वजह से वो। इसके अलावा एक स्टोरी और डेवलप होती है जिसमें से कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के आती कि राष्ट्रवाद क्यों ज़रूरी होता है। वो स्टोरी हम आपको सुना रहे हैं। आपके लिए ये उस तरीके की चीज़ें हैं कि आप कभी गहरे गहरे फैक्टों पर नहीं जाना, वो गलत हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एक मोटा बड़े पैमाने पर जो मिश्रित चीज़ निकल कर आती है वो उस पर ध्यान दो कि स्टोरी कैसे चलती है, बंगाल में आखिर में हुआ क्या, क्योंकि इस लड़ाई से क्वेश्चन बनते हैं, और ये अगर ये आपके माइंड में अभी से डेवलप होगी तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो प्लासी की लड़ाई पर चर्चा करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बंगाल की स्थिति देखते हैं कि बंगाल में
जैसे दिल्ली में औरंगज़ेब का शासन था, औरंगज़ेब का शासन 1707 तक रहा, तो उस दौरान बंगाल औरंगज़ेब के उसमें था। औरंगज़ेब ने ही 1701 में वहाँ पर मुर्शीद अली खां शायद ऐसा कोई था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। आगे चल के औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद इसने क्या किया कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई और उसके बाद जो शासक रहे वो कमज़ोर रहे, तो बंगाल चूँकि समृद्धशाली था तो उसने अपनी पूरे कंट्रोल में ले लिया और 1713 में बंगाल मुग़ल सल्तनत से साम्राज्य से अलग होने वाला पहला स्टेट था। इस मुग़ल साम्राज्य के जो पतन में स्टेटें बनी, जो राज्य बने, उनका थोड़ा सा एक और व्यू देते हैं कि 1713 में बंगाल, 1714 में फर्रुखाबाद और 1720 में कर्नाटक, 1722 में अवध, 1724 में हैदराबाद, 1727 में रोहिलखंड, 1740 में भरतपुर जो जाटों की स्टेट थी, और उसके बाद 1761 में मैसूर। तो ये पार्ट कटते गए, इससे मुग़ल सल्तनत साम्राज्य था वो कमज़ोर पड़ा। मुर्शीद कुली खां को नवाब बनाया, उसके बाद और नवाब आए, और 1757 की लड़ाई के समय वहाँ पर सिराजुद्दौला था। मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला का उसमें उसके जो आसपास लोग थे उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया था उसको। नवाब मतलब उसे अपने आसपास के लोगों से चैलेंज मिलता था, तो उनसे वो बहुत परेशान था। उधर दूसरी तरफ अंग्रेज़ सशक्त होते जा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में पहली जो लड़ाई हुई जिसमें काल कोठरी घटना है, एक कोठरी में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था। 150 के आसपास कुछ अंग्रेज़ थे, महिलाएं, बच्चे। गर्मियों की, जून की गर्मी थी। उसके बाद अगले दिन खोला तो उसमें से कुछ 20-25 ही जिंदा बचे और बाकी सब ख़त्म हो गए थे। तो ऐसे उस घटना में कहते हैं कि नवाब के सैनिकों से मार खा पी कर ये क्लाइव और इनके जो लोग थे, ये जैसे तैसे पानी के जहाज़ में बैठ के मद्रास प्रेसिडेंसी पहुँचे। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेज़ों की 3 गवर्नर हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। तो वो अंग्रेज़ों के अधीन थी। तो वहाँ पर गया, वहाँ पर उसने रिपोर्ट फाइल की कि ऐसे ऐसे बंगाल चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो रिपोर्ट भेजते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो जवाब आया उसको कि आप बंगाल जैसा समृद्धशाली स्टेट अगर छोड़ते हो, आपकी वजह से हारे हैं, अगर इस स्टेट को हारते हो, पूरा नहीं जीतते हो, तो फिर आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। आपको आजीवन सहारा मरुस्थल में और अफ्रीका के जो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे उन्हें वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस तरीके की उसको धमकी देते हैं। वो कुल मिला के कहने का कि वो बहुत डरा हुआ था कि बंगाल में वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको बहुत तगड़ी मार पड़ी थी। लेकिन चूँकि उसको इस तरीके से धमकी मिलती है और उसका कैरियर बर्बाद करने की सब चीज़ें बोली जाती है, तो वो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी से कुछ सैनिक लेता है, वहाँ से सैनिक मिल जाते हैं और उनको लेकर पुनः बंगाल में आता है। कुछ 500-700 सैनिक थे। अब बंगाल में आकर यहाँ पर वो पूरी प्लानिंग सेट करता है। जो उसके पुराने सोर्स थे, जो नवाब के विरोधी लोग थे, उनसे मिलके इंटरली अंदरूनी उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है। जैसे नवाब प्लासी की लड़ाई में जो नवाब का सेनापति था वो मीर जाफ़र, वज़ीर कहते हैं, वज़ीर, तो वो नवाब के ख़िलाफ़ लड़ा था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से था। ऐसे ही वहाँ के जो दीवान वगैरह जो बड़े बड़े मोटे लोग थे, कहा जाए कि नवाब के जो भी असंतुष्ट लोग थे वो सब उसने अपनी ओर में ला लिए। इसके बाद वो प्लासी की लड़ाई के लिए चलता है। तो उसमें कलकत्ता की आबादी जो थी वो ऐसा कहते हैं कि 50,000 से 1 लाख के आसपास कुछ रही होगी, इस तरीके का, ज़्यादा फिगर भी हो सकता है। तो चूँकि अंग्रेज़ जो आर्मी थी वो उनकी ड्रेस तो रंग बिरंगी रहती ही थी, जो आजकल बैंड बाजे वाले पहनते हैं, और
इसके अलावा वो ड्रम की बीट पर चलते थे, जैसे आप अपने स्कूलों में चलते हो, परेड करते हो ना, ड्रम बजता रहता है डाब डाब, उस तरीके से। तो वो उसकी बीट पे चलते थे। एक मैगपाई बैंड और आता है उसको बजाते हुए, तो वो उनका एक सैनिकों में जोश बनने का वो तरीका रहता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कलकत्ता के आसपास से गुजर रहे थे, तो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो उन्हें देख के खुश होने लगे, सीटियाँ बजाने लगे कि देखो अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, पागल से हो गए हैं। उनके जैसी मिमिक्री करने लगे, चला करें वहाँ पर एक दो एक उनके बगल बगल से, इस तरीके से। जब ये चीज़ क्लाइव ने देखी, वो चूँकि पीछे चल रहा था, उसको पता चला है इस चीज़ का कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं तो वो इस तरीके का एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि वो लड़ाई जीत गया। लड़ाई जीतने के बाद उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजी लड़ाई जीतने के बाद, उस रिपोर्ट में इस चीज़ का उसने जिक्र किया कि मेरे सैनिक बहुत डरे हुए थे, मैंने बहुत प्लानिंग की थी, सबको अपने पक्ष में मिला लिया था। उसके बाद भी चूँकि पहले हार चुके थे, उसके बाद हमारे सैनिक इतने डरे थे कि वो बंगाल में उलझना नहीं चाहते थे जाके बिल्कुल भी। लेकिन उस घटना से जो चीज़ हमें समझ में आई, जो चीज़ सामने आई, उससे कंफर्म हो गया था कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। क्योंकि हमारे सैनिकों का जो मेन डर था वो नवाब की सेना ना होके बंगाल के वो लोकल के लोग थे। उन्हें ये डर था कि हम दूसरे देश से आए हुए हैं और हम जहाँ जाके जिस नवाब के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके सैनिकों के अलावा उस जगह पर 1 से 2 लाख लोग हैं, और हम चूँकि आज नवाब को हराएंगे, कल उन्हीं पर शासन करेंगे। हमारी, और चूँकि हमारी शासन व्यवस्था पहले लोगों ने देख भी ली है, तो वो क्यों नहीं हमारा प्रतिकार करेंगे, वो हमसे ज़रूर लड़ेंगे आकर। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हमने देखी कि वो जो लोकल के लोग हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो बोले यही वो मोमेंट था जिस पर हमारे सैनिकों को पहली बार लगा कि हम लड़ाई जीत चुके हैं। और बोले उसने स्पष्ट लिखा है, ऐसा कहते हैं कि मुझे तरस आता है बंगाल के उस नवाब पर कि उसने काश अपने लोगों में देशभक्ति का एक बीज भी रोपा होता, कि ये जो लोग हमें देख के खुशी मना रहे थे, ये हमारे सैनिकों को मारते नहीं, डंडे से नहीं मारते, पत्थर से नहीं मारते, केवल कतारबद्ध खड़े होकर हाथ बंद करके गुस्से में घूर लेते, हमारे सैनिक वहीं से सरेंडर कर देते। इतने डरे हुए सैनिक थे। लेकिन चूंकि वो बंगाल के लोग, उन्हें उस लड़ाई से मतलब ही नहीं था। इसका जिक्र आप देखना, अटल जी को कभी सुनना, उनकी कविताओं में भी ऐसा रहता है। वो कहते हैं कि बंगाल की लड़ाई में देश के भाग्य का फैसला होने वाला था, लेकिन उसमें पूरा देश शामिल ही नहीं था। मोस्टली लोग एक देख रहे थे बाहर खड़े हो गए कि दो में से कौन जीतेगा, लड़ाई हो रही है तो दो में से कौन जीतेगा, जबकि उन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं था कि ये अंग्रेज़ आज इसको हरा रहे हैं, कल ये हमारे ऊपर शासन करेंगे। और बाकी में उस लड़ाई के बाद फिर जो हुआ, बंगाल की दुर्गति, वहाँ के लोगों की दुर्गति, उसके किस्से इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति ब्राइट कॉन्टेस्ट है, मतलब एक बहुत बड़ा पहलू है, इसमें कई चीज़ें समझ आती हैं। आपको हर हाल में देशभक्ति को बनाए रखना है। जैसे उस समय अगर कहा जाए कि नवाब से लोग दुखी थे, लेकिन उन्होंने नवाब की जगह पर अंग्रेज़ों को वरीयता दी, जो कि खुद में इतने बड़े शोषक निकले, और उनके काम पहले से भी सिद्ध हो रहे थे कि ये बहुत बड़े शोषक हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरीके का काम कर दिया। इस चीज़ से जो सबक मिलते हैं वो कई चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली ऐसी जो घटनाएं हैं, इनको आप निबंध के रूप में यूज कर सकते हो। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में इन फैक्ट्स को डाल सकते हो। उसके बाद बंगाल की जो स्थिति हुई वो तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से। एक अंग्रेज़ ही रहे हैं जॉन सुलिवान करके, उन्होंने उसके संबंध में कमेंट भी लिखा है कि हमारी व्यवस्था कुछ इस तरीके की है कि गंगा के तटों से
अच्छी चीज़ों को सोख लेती है उस स्पंज की तरह और टेम्स के तटों पर जाकर निचोड़ देती है। टेम्स नदी जानते हो? टेम्स लंदन में बहने वाली नदी। लंदन में, जैसे अपने लिए गंगा का महत्व है ना, गंगा के आसपास कहते हैं 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं। और उस समय की जो खेती आधारित व्यवस्था थी उसमें उत्पादकता का सबसे बढ़िया सोर्स वही था। तो बोले यहाँ सर, यहाँ के तटों से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो स्पंज में सूख ली और उन्हें जाके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे फिर दूसरे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और इसको आप अपने माइंड में थोड़ा सा 2-3 बार रिक्रिएट करना, बोलने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको सुनाया ना, आप भी इसको सुनाने की कोशिश करना, तो ये स्टोरी आपको डेवलप हो जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। आगे चल के जब और इस पर डीप तैयारी करोगे तो इसमें फिर फैक्ट्स डाल लोगे, तारीखें और कौन नवाब, कौन क्या, कौन शासक, कौन प्रशासक, वो फैक्ट उससे ही वो सोर्स बन जाता है। ऐसी घटनाएं होती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती। प्लासी की लड़ाई 3 शब्दों 3 मार्कर होता है, ऐसे करके तो उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।